अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स पेज के साथ मैं हूं आपका मेजबान अतहर अदील। नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान ट्राई सीरीज का फाइनल मैच इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और ये जो बैटिंग का फैसला किया गया है इसके बारे में भी बात करेंगे, इसकी टेक्निकलिटीज के बारे में भी बात करेंगे। अब देखना यह भी है कि ये जो टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया है ये पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित होता है या नहीं। तो इब्तदाई में पाकिस्तान के ओपनर्स फखर जमान और बाबर आजम और वन डाउन बैट्समैन सऊद शकील सिर्फ 54 रन पर ही विकेट के नुकसान 54 स्कोर किया और पाकिस्तान की 3 विकेटें पाकिस्तान आउट हो चुका और ये पवेलियन लौट गए। एक बार फिर मिडल ऑर्डर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने टीम को सहारा दिया है। जिस तरह साउथ अफ्रीका के मैच में इन्होंने सहारा दिया था, आज भी इन्होंने सहारा दिया, पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला और एक बार फिर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। टीम ने कमबैक किया है और अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यह मैच जीत जाता है, जो कि आज फाइनल कहा जा रहा है, हो रहा है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान में, तो पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज मनवाएगा। ना सिर्फ कैपेबिलिटीज मनवाएगा बल्कि टीम का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मोराल भी बुलंद होगा। प्रोग्राम में हम बात करेंगे, खुर्रम मंजूर साहब टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सलीम खालिक साहब, आपसे पहले बात का आगाज करूंगा। तकरीबन 200 स्कोर हो चुका है, 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। किस तरह मैच को जाता हुआ देख रहे हैं? मैं तो फिलहाल शाहीन अफरीदी को वापस जाता हूँ, वो भी आउट हो चुके हैं और बहुत ही कम पाकिस्तान का स्कोर है और यही पाकिस्तान टीम है, यही पाकिस्तान क्रिकेट है। पिछले मैच में 350 प्लस स्कोर, 2 सेंचुरियां बड़ी और अभी एक 50 भी कोई नहीं बन पाई। बहुत ही मायूस कुन पाकिस्तान की बैटिंग रही है और होम ग्राउंड पर इस तरह का खेल तो नाकाबिले कबूल है। जिस तरह आपने खुद देखा होगा कि किस तरह फखर हुए, बाबर ने बहुत अच्छा आगाज लिया, बहुत अच्छे स्ट्रोक्स शुरू में खेले, लग रहा था आज बड़ी इनिंग खेलेंगे, लेकिन फिर उन्होंने विकेट गंवा दी। सऊद भी नहीं चल सके, तो रिजवान और सलमान की पार्टनरशिप से थोड़ा स्कोर आगे बढ़ा और फिर तैयब ने भी जब स्टार्ट लिया, स्ट्रोक्स खेलने शुरू किए, उन्होंने फिर वो भी आउट हो गए। तो इस वक्त तो बहुत मायूस कुन पाकिस्तान की पोजीशन है। 44 ओवर 202 पर 8 विकेटें गिर चुकी हैं और जिस तरह हमने देखा न्यूजीलैंड की टीम बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, बॉलिंग उनकी आज भी अच्छी रही और उसके अलावा बैटिंग भी उनकी बड़ी स्ट्रांग है। तो मैच इस वक्त तो ऐसे ही लगता है कि न्यूजीलैंड का पल्ला भारी है। सही, क्या समझते हैं आप? आपने ये तमाम चीज़ें भी गिनवाई हैं और जो परफॉर्मेंस रही है वो भी गिनवाई है। क्या समझते हैं, पाकिस्तान की ओपनिंग नहीं चल पा रही, मिडल ऑर्डर आज नहीं चला लेकिन इससे पहले चल गया, ये ड्रास्टिक चेंज आप क्यों देखते हैं? देखिए, मसला ये टॉप ऑर्डर बैटिंग हमारी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। 50 ओवर का T20 तो है नहीं कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे और उसके बाद आउट हो जाए। यहाँ पर आपको पूरा इनिंग बनाकर खेलना पड़ता है और हम लोग हमेशा बाबर पर बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी फॉर्म अच्छी चल नहीं रही। वो जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि स्टार्ट अच्छा लेते हैं, लग रहा होता है कि आज पुराना बाबर वापस आ गया, लेकिन फिर एकदम विकेट गंवा कर चले जाते हैं, जैसे आज हुआ कॉटन बोल्ड हुए स्मिथ 29 पे। फखर से हमें बड़ी तवक्कुआत है, वो खेलते भी हैं लेकिन उनका यही है कि चल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर जल्दी आउट। फिर हमारे पास एक मिडिल ऑर्डर में भी हमें एक कमी महसूस हो रही है। टॉप ऑर्डर में बाबर को ओपनर जब बनाया है तो जाहिर है वन डाउन पर किसी को लाना होगा, तो वहां पर सऊद को मौके मिले 2, तो वो नहीं चल पाए। टेस्ट में बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहती है, व्हाइट बॉल में भी तक वो मनवा नहीं पाए। कामरान गुलाम इससे पहले खेल रहे थे, उनकी भी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई थी। तो ये एक हमें मसला एक नजर आ रहा है टॉप ऑर्डर बैटिंग का। और उसके साथ बॉलिंग का तो देख ही रहे हैं, आपके दोनों मैचों में हमने 300 प्लस स्कोर करवाया और स्पिनर ना ही पेसर हमारे दोनों नहीं चल पा रहे। खासतौर 9 ओवर में हमारी जो बॉलिंग है बहुत ही मायूस कुन होती है। शाहीन और नसीम भी काफी पिटाई लग रही है उनकी। शाहीन ने पहले मैच में 25 रन दिए थे, आखिरी ओवर में अगले जो इससे पिछला मैच हुआ जो अभी फाइनल से पहले, उसमें भी उन्होंने जो सेकंड लास्ट ओवर का 2 छक्के उनको लगे थे। तो हमारे ना बैट्समैन चल पा रहे हैं। अगर हम पिछले मैच को छोड़ दें, उनकी परफॉर्मेंस रिजवान की और सलमान की हट के, तो ओवरऑल हम देखें तो थोड़ा सा इस तरह है, कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आ रही बैटिंग में और बॉलर्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। होम ग्राउंड पर इवेंट हो रहा है। अगर हमें तो पिछले मैच में बॉलर्स की पिटाई देख के ऐसे ही लग रहा था कि शायद हमारी टीम बाहर हो जाए और वो फाइनल में भी ना पहुंचा, लेकिन पहुंची बहुत अच्छा परफॉर्म करके, लेकिन आज फिर अब तक की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन है। सही। खुर्रम मंजूर साहब,
202 रन हो चुके हैं, 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए हैं। क्या देखते हैं, मैच किस तरफ जा रहा है, क्या देखते हैं, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नहीं चली आज? देखें, रियलिस्टिक बात तो ये है कि जब आप किसी भी चीज़ में खौफ दिल में रख के या दिमाग में रख के कोई स्टेप उठाते हैं या उठाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वीक जोन एक्सपोज होता है। और आज कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और कैप्टन में वो डर दिखा पिछले मैच में, जो ये एक्सपोज होते होते बच गए। अब वो पिछले मैच का मैं इस तरह कहूँगा सर कि जो 350 रन हमने चेस किए वो एक अच्छी डिसेंट पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जिस तरह मोमेंटम शिफ्ट हुआ पाकिस्तान का, जब क्रिकेट बेसिकली मोमेंटम गेम है, आपका पार्टनरशिप जब विकेट ना देने वाली लगती है ना, उसके बाद मोमेंटम आपकी तरफ होना शुरू होता है। उसी में अगर बाउंड्रीज आना शुरू हो जाए तो मोमेंटम गेन होता है। तो वो जो डर था ना कि ऊपर से 2 प्लेयर आउट होते हैं तो हमारी डेप्थ में इतनी है बैटिंग कि हम चेस कर लेंगे, वो डर आज के मैच में दिखा, जिसकी सूरत में फ़हीम अशरफ को डाला गया। आप 2 प्लेयर्स को कंपलसेट करने के चक्कर में पूरी टीम का कॉम्बिनेशन ख़राब कर रहे हैं। ये बात मान लें कि ओपनर इमाम को डालना चाहिए था, जिसकी वजह से बाबर को ओपनर कराया जा रहा है, खुशदिल शाह को टीम में डाला गया। भाई आपको जेन्युइन स्पिनर की ज़रूरत है। मुकीम जो लड़का है वो आपका इस 15 के स्क्वाड में बनता था, ट्राई नेशन में भी और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। ये आप माने या ना माने, पूरी दुनिया की टीमें सब 2-2, 3-3 स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके आ रही हैं जो प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। एक हमारी अपनी वाहिद टीम है जो कंधों पे खेलने को तैयार है, जिसमें खुशदिल शाह का कंधा ले लें, सलमान अली आगा का ले लें। अभी तो उन्होंने सऊद शकील से बॉल नहीं करवाई, उनको भी बोलते हैं वो बॉलिंग करते हैं। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, ये एलीट क्लास क्रिकेट हो रही है, ये कोई नेपाल या जिम्बाब्वे से कोई होम सीरीज नहीं हो रही है कि आपके खिलाफ कोई प्लान करके नहीं आएगा। आपने जो 15 अनाउंस किए हैं ना, उसमें एक स्पिनर है और वो भी पिछले 2-3-2.5 साल से ना टूर पे ज्यादा रहा है, क्रिकेट कम खेली है, उसको बेंच पे रखा हुआ था। सही, आप ये समझते हैं कि सिर्फ उस स्पिनर पे आप डिमांड करें। मेरा आंसर कंप्लीट होने दें। पहली बात तो सर, आपको जो आपका स्पिनर है जिस पे आप डिपेंड कर रहे हैं वो रेगुलर पार्ट नहीं था 11 का, नंबर 1। नंबर 2, अकेला स्पिनर। नंबर 3, अगर कोई उसको सपोर्ट के लिए स्पिन बॉलिंग करेगा तो वो पार्ट टाइम बॉलर है। ये सोचने की बात है। खुशदिल शाह को, फ़हीम अशरफ को अंदर एडजस्ट करने के लिए इमाम बाहर हुए। इमाम का 50 से ऊपर का एवरेज है वनडे में, वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 400 किया हुआ है, 500 रन के करीब किए हुए। फिर चैंपियंस का वनडे हुआ, उसमें भी 450 के करीब उसने रन किए हुए। क्यों बाहर है? समझ से बाहर है। उसकी वजह से आपको बाबर आजम को स्पेशली ओपनिंग करानी पड़ रही है। वो पहली स्ट्रगल कर रहा है और आपने ओपनिंग की जिम्मेदारी डाल दी। ये वो हकीकत है, आप माने ना माने, आज नहीं कल आप खुद बोलेंगे। हाँ, अभी एक ही आसरा हो गया कि हाँ यार हमने पिछला मैच बहुत अच्छा जीत लिया था। वो जीता नहीं था, वो मोमेंटम आपकी तरफ आया और उसको उन्होंने फिनिश कर लिया। ये बात माने। आज आप फकर की बैटिंग के ऊपर अगर आप देखें, न्यूजीलैंड की टीम कैलकुलेटेड बॉलिंग कर रही थी, एक शॉट बॉल नहीं कही। ये फॉरनर्स टीमें जो है ना, इनके एनालिस्ट जो है ना वो डेटा एनालिस्ट हैं, वो वीडियो एनालिस्ट नहीं है। वो आपका बताते हैं कि वीक जोन क्या है। इनकमिंग बॉल फकर को जो आगे शॉर्ट ऑफ जरा सी आगे जिसको ड्राइव लेंथ एरिया होता है, वहां से फकर को प्रॉब्लम होती है। आपने न्यूजीलैंड को देखा, 2 रन पे था, फकर ने फ्लिक मारा, डीप स्क्वायर लेग पे कैच गिरा, उसने वो जगह छोड़ी नहीं। नेक्स्ट 3rd ओवर में या 4th ओवर में फकर वहीं आउट हुआ, प्लान किया हुआ था। तो सेम तैयब ताहिर का देख लें, हार्ड लेंथ बॉल पे बॉल की इन्होंने, और उसका है कि वो मिड विकेट के ऊपर से मारने जाता है, और 2 मैचों में दोनों न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने किस तरह आउट किया उसको। तो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। प्लान है, एक पूरा प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए टीम वर्क चाहिए होता है। यहां पे कुछ और चल रहा है कि खुशदिल को टीम में किस तरह लिया है। ये बांग्लादेश लीग नहीं है। यहां सेकनर बॉल कर रहा था, जैसी खुशदिल शाह बैटिंग पे लास्ट में आया है, आपने अभी देखा होगा, अमूमन लेफ्ट आर्म स्पिनर बचता है जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आखिरी ओवर्स में खेल रहा होता है। उसके आने पे सेकनर आया और उसने उसको वेरी फर्स्ट बॉल पे आउट किया है। ये आप सोचें कितनी कैलकुलेटेड प्लानिंग की हुई है उन्होंने। ये फ्लूक में नहीं जीत रहे हैं, वो फ्लूक में 3रा-14 टूर्नामेंट नहीं है जिसके फाइनल में आए। चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस टेस्ट चैंपियनशिप, उसका फाइनल खेला, उसके बाद वर्ल्ड कप का खेला उन्होंने, अभी ट्राई नेशन में फाइनल आए हुए हैं। हर बड़ी सीरीज का वो बिल्कुल नेक टू नेक खेलते हैं। वो एक अलग बात है, जीत हार एक अलग चीज होती है। ऑन अ डे जो बेहतर 2 लड़के अच्छा खेल गए जीत गए।
तो ये दिख रही है। और आपकी टीम ने टॉस जीत के, पता है कि पहले बारी में पिच स्लो खेलता है, आपने बैटिंग कर ली, क्यों जी 300 रन हो जाएंगे तो कौन बनाएगा, ये सवाल है बहुत बड़ा। आप माने या ना माने, जो थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे बाद पूरी मीडिया में यही चल रहा होगा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों की, जब आपने चेज इतना अच्छा किया, बैट पे बॉल अच्छा आता है, स्किट होके बल्ले पे बॉल लगता है, बॉल दूसरी बारी में अच्छा आता है बैट पे। अब आप बोले। सही, आपने तो बहुत सारे मसाइल की निशानदेही भी कर दी है, लेकिन इन तमाम मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स पेज को आगे बढ़ाते हैं। खुर्रम मंजूर साहब और सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम मंजूर साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे और बहुत टेक्निकल चीजें आपने हमारे सामने रखी हैं। सबसे बड़ा मसला अभी भी ऐसा लगता है कि टीम सिलेक्शन का ही है। बाबर आजम का बहुत बड़ा मसला है। बाबर आजम क्यों नहीं चल पा रहे, जैसा कि सब कह रहे हैं कि वो कुछ शॉट्स बहुत अच्छी खेलते हैं, ऐसे लगता है कि आज वो चलेंगे, लेकिन फिर आउट हो जाते हैं, वो नहीं चल पा रहे, मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को तो मैं इस तरह कहूँगा, देखें जिस लेवल का वो प्लेयर है और जितना पाकिस्तान टीम उस पर डिपेंड कर रही है, तो उसको ज़बरदस्ती एक जॉब क्यों थोपी जा रही है, जब वो अभी नहीं कर रहा था वनडे में ओपनिंग। तो नंबर 3 शॉट के लिए वो बेहतरीन प्लेयर है, थोड़ा बॉल भी पुराना हो जाता है, टाइम मिल जाता है, पिच का बिहेवियर पता चल जाता है। तो एक बंदा ऑलरेडी स्ट्रगल फेज़ में आया हुआ है और आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं। नो डाउट वो बड़ा प्लेयर है, परफॉर्म करिए और बड़े मैचेस उसने पाकिस्तान को जिताए हैं, मगर फ़िलहाल वक्त वो एक फॉर्म की फेज से गुजर रहा है जो उसको रन्स, अच्छे मैच के रन्स चाहिए। देखें, पैचेस में तो वो रन कर रहा है, 2-3-4 मैच बाद अच्छा एक आध इनिंग होती है, मगर एक जिस तरह की उसकी एक ट्रेडमार्क थी कि हर मैच में कम से कम 50 रन, आज भी मैंने उसका देखा तकरीबन 56 की ऑलमोस्ट उसकी एवरेज है। ये आसान नहीं है, मगर अभी वो जिस तरह का प्लेयर है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान टीम की बैटिंग को, तो वो एक फेज से गुजर रहा है। उसको आपने उल्टा ऑलरेडी उसको सपोर्ट बैक करें, आपने उल्टा एक जिम्मेदारी डाल दी कि आप नया बॉल जाके फेस करो फ़खर के साथ। 10 चीज़ें उसके ऊपर चल रही हैं, आप उसको और लोडेड कर रहे हैं, तो आप अपने प्लेयर को बैक कैसे करेंगे? क्यों आपने एक ओपनर नहीं डालना? क्यों जी खुशदिल शाह को टीम में लाना था? कोई मौका मिले, कहीं से थोड़ी सी गुंजाइश बने, खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ जो टीम में आए। ऑनेस्टली मेरे क्रिकेट कुलीग हैं और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं हर प्लेयर की, मगर यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेटरमेंट की बात हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है। उन दोनों की फ़िलहाल टीम में जगह नहीं बनती थी। एक उनकी जगह एक जेन्युइन स्पिनर आता, मुकीम जो लड़का है, और एक इमामुल हक। मैं इमामुल हक का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वनडे में जितना एस्टेब्लिश ओपनर अभी हमारे पास सीट पे बैठा है, वो उससे अच्छी ऑप्शन नहीं है। अब्दुल्ला शफीक को आपने खिलाया, वो पैचेस में रन कर रहा था और अभी आखिरी 2-3 सीरीजों में तो उस बेचारे से बिल्कुल नहीं हुए रन। उसके बाद आप दूसरी ऑप्शन साइम अयूब थी जिसने रन किया, अनफॉर्चुनेट वो अनफिट हो गया और टीम का सारा कॉम्बिनेशन खराब हो गया। तो ये चीज सोचने की है, और कहीं ना कहीं अगर टाइम पीरियड है, जो सुनने में आ रहा है कि वसीम भाई ने भी कहा है कि अभी टाइम ड्यूरेशन है, शायद आप नाम चेंज कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, तो एक ओपनर डालें। पाकिस्तान टीम को इस टाइम जेन्युइन एक ओपनर की जरूरत है, और लेफ्ट हैंडेड जिस तरह इमाम खेलता है और नए बॉल पे अगर वो निकल जाता है, तो जिस तरह वो स्पिनर्स पे डोमिनेट खेलता है, फीट यूज करके मारता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको वो अच्छा फॉर्म एक इस्टेब्लिश ये कह लें बेस बना के तो दे सकता है जो एक ओपनर को चाहिए होती है। अभी आप फ़खर पे कर रहे हैं, फ़खर है, देखें फ़खर खुला जाता है मारने को, अगर उसमें 2 चीज होती है, या तो आउट होगा या सामने वाली टीम को वो बैकफुट कर देगा। शुरू के 2 मैच उठा के देख रहे हो, उसने सिंगल हैंड सामने वाली टीम को बैकफुट कर दिया था। अनफॉर्चुनेट आज उसकी वो चीज नहीं हुई और आप बैकफुट पे खुद आ गए। तो दूसरा ओपनर तो हो, अब एक फेस से गुजर रहा है बाबर, आपने उसको और ओपनर भेज दिया। आज वो अच्छा खेल रहा था, अनलकी रहा, शॉट लगी और सीधा कैच हो गया। मगर आपको एक चीज का पता है कि इस बंदे की फॉर्म आना जरूरी है, नहीं आ रही तब तक बैक तो करना है। तो आप इस तरह बैक करेंगे नहीं, हम 2-3 स्ट्रगलिंग जो कर रहे थे उनको टीम में लाना था, तो आपने इसको उठा के ऊपर भेज दिया। तो कहीं तो ऑनेस्टी दिखाएं। सही, ठीक है। खुर्रम मंजूर साहब, सलीम खालिक साहब से भी करते हैं। सलीम खालिक साहब, लाइव मैच की सूरत हाल आपसे जानना चाहूंगा, क्या देख रहे हैं कराची में नेशनल स्टेडियम में, क्या सूरत हाल है, क्राउड कैसा है? ये कहा जाता है कि लाहौर की निस्बत कराची में क्राउड कम होता है, लेकिन क्या देख रहे हैं वहां पर आप?
जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी ऐसा ही है। अब थोड़ा क्राउड बढ़ तो गया है, लेकिन अगर हम देखें तो शुरू में तो बिल्कुल भी लोग नहीं थे। अभी भी अगर देखें तो काफी नशिस्तें खाली नजर आ रही हैं। तो हो सकता है, वैसे अमूमन ये होता भी है कि सेकंड इनिंग में कराची से ज्यादा लोग आते हैं, और जो पिछला मैच पाकिस्तान जीता उसकी वजह से इंटरेस्ट जो है वो बढ़ भी गया था लोगों का, और टिकट्स वगैरह की जो फरोख्त है उसमें भी इजाफा हुआ। तो होपफुली सेकंड इनिंग में आएंगे लोग और ज्यादा, और अभी भी आ रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लोग कम है, लेकिन अगर जिस तरह लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो गहमा गहमी होती है और लाहौर में जो माहौल होता है, मैंने देखा है मैचेस का, वो अब हमें कराची में काफी अरसे से नजर आया नहीं है, आ नहीं रहा। तो हो सकता है टीम की परफॉर्मेंस की वजह हो, क्या हो, जब टीम जीतने लगेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी तो जो लोग हैं वो यहाँ भी आने लग जाएंगे। लेकिन अभी तक अगर हम इस मैच में देखें तो कोई इतनी खास परफॉर्मेंस है नहीं। हाँ, फहीम अशरफ को लग रहा है न्यूजीलैंड वालों के ऊपर कोई फूके मार दी, उन्होंने 2 कैचेस उनके छोड़ चुके हैं, वो 22 रन उनके हो गए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो अभी तो हमारे 250 रन भी नहीं हुए, और ये मिनिमम स्कोर ये होता है। अभी तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कराची में, और उससे पहले लाहौर में भी हमने देखा कि 300 से जायद रन बन रहे थे। तो देखते हैं कि आगे क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि तीसरा कैच नहीं छोड़ा फहीम का, आउट हो गए हो। फहीम तो आज जो है वो बड़े लकी साबित हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं बॉलिंग एंड के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी आज? बॉलिंग पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आई है, क्योंकि इतने कम रन को दिफा करना आसान नहीं है, और हमारी बॉलिंग में पिछले दोनों मैचों में 300 से जायद रन खाए। तो अब तो इनको 250 या ऐसे भी कम रन का दिफा करना पड़ेगा। अगर अभी देखें, अगर हम तो आगे तो बॉलर हमारे को इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में नजर आ नहीं रहे हैं। अगर हम देखें तो शाहीन लगता है सलीम फारिक साहब हमारी नजर लग गई है, फहीम अशरफ को आउट हो गए। जी, मैंने यही बोला था कि तीसरा मौका नहीं मिल सका उनको। सही, वो तीसरा मौका नहीं उन्हें मिला और वो आउट हो गए हैं। अब देखते हैं मैच कैसे आगे बढ़ता है, क्या टारगेट हमारे सामने आता है। खुर्रम मंजूर साहब, आपने भी जिक्र किया, हम भी बात कर रहे थे टॉस की, कि कुछ घंटे बाद यही बात हो रही होगी कि ये टॉस जो पाकिस्तान जीता और उसके बाद फैसला किया बैटिंग का, इसको लेकर बहुत बातचीत होगी। क्या समझते हैं, वाकई विकेट कंडीशंस, पिच मुख्तलिफ है, उसको वाकई रीड किया गया है और ये फैसला किया, या बस ये ब्लंटली ये फैसला कर लिया गया कि आज हमने जो है बैटिंग पहले कर देनी है, ये पता होते हुए भी कि जितने मैच खेले गए हैं इस सीरीज के 300 से जायद रन बने हैं? नहीं, देखें, मैंने आपको शुरू में, अगर हमारी जब बात स्टार्ट हुई थी प्रोग्राम में, मैंने आपको बोला था कि जिस चीज़ में आपका डर हो ना, वो चीज़ थोड़ी देर बाद, आज नहीं कल, वो एक्सपोज होती है। तो ये तो मैच है सर, सामने ही पता चल गया कि आपको कहीं ना कहीं डर था कि 300 रन अगर दोबारा हो गए तो किस तरह बनेंगे। फाइनल को देखते हुए हाँ, आपके जहन में था, हम अपनी थोड़े बैट्समैन, जिस तरह हमारा वे ऑफ प्ले है कि आखिरी तक खेलना, फिर थोड़ा सा टॉप गियर में आना आखिरी 10 ओवर्स में, तो हम टोटल 350, 300, 325 कर लेंगे, तो हम अपनी बॉलिंग से पकड़ लेंगे। जबकि ऐसा पॉसिबल तब होता है जब सामने वाली टीम में मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हों। वो उनकी पूरी होमवर्क दिख रहा है उनके। अगर आप न्यूजीलैंड के पिछले दोनों मैच देखें जो वो जीती है, अफ्रीका से और पाकिस्तान से, उनके जो टॉप के 5 प्लेयर हैं उन्होंने पूरे ओवर्स बैटिंग की है। ये वो पिचेज हैं जिस पे बैट्समैन पूरे ओवर्स खेलेंगे तो अच्छा टोटल होगा, अच्छा चेज होगा। अगर आपकी बीच में ही टेल आ जाएगी, या वो आ जाएंगे कि हाँ ये 20, 25, 30 करने वाला प्लेयर है, जो हमारे यहाँ बहुत अब नॉर्मल हो गई ये बात कि 20 रन वाले को डाल देते हैं और बोल देते हैं ये ऑलराउंडर है। तो मसला तो यही है ना पाकिस्तान में कि जिसने बल्ला अच्छे से पकड़ लिया उसको बोल देते हैं फ़ौरन ये ऑलराउंडर मिल गया। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। खैर, बात कहीं और जा रही है। सिर्फ इतना कहने का मकसद है कि पिच के ऊपर आपने टॉस से पहले ये डिसाइड किया हुआ था कि हमें 300 रन चेस ना करना पड़े, तो हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे। आपको रिजल्ट पता है कि सामने पिच जैसे भी हो टाइम मांगती है। जो फ्रेश पिच होता है उस पर पहले बैटिंग में आपको 8 से 6 ओवर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस में होती है हर टीम। अगर आप उस फेस से निकलते हो तो आप अच्छा टूर्नामेंट, अच्छा टोटल करते हैं। तो आपके तो दोनों टॉप प्लेयर जो थे वो 6 ओवर में आउट हो गए थे, बल्कि सऊद शकील भी आउट हो गया था 10 के अंदर। तो आपका फेस तो शुरू होना ही था। तो आपको चाहिए था फेयरलेस, टॉस जीतते आप बोलते भाई हम बॉलिंग करेंगे और आप जो भी टोटल दोगे हम चेस करेंगे। आपने इतना अच्छा चेस किया, फिर किस बात का डर था? आप तो टॉस जीते, आप उनको बैटिंग देते, आप बोलते करो 300 रन दोबारा, हम चेस करके दिखाएंगे। मगर हार का डर के 300 हो गए तो हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि आप एक ही स्पिनर से खेल रहे हैं। आपके 2 फास्ट बॉलर हैं, वो भी कोई एक्सेप्शनल फास्ट बॉलर नहीं है। दोनों अभी 130, 35, 40 पे बॉल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फटीक है या फुली फिट नहीं है।
अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उनके तीनों मैचेस के स्टैट्स निकालें। अगर एक भी कोई लड़का 150 बॉल कर रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा खुर्रम साहब आप गलत बैठ के बात कर रहे थे। सही, ठीक है। यहाँ स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू करें आज की सूरत हाल पर। वेलकम बैक। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बारे में बात हो रही थी और पाकिस्तान की तमाम पूरी टीम आउट हो चुकी है। ऑल आउट 242 रन्स बनाए हैं और 243 रन्स का टारगेट दिया गया है। खुर्रम मंजूर साहब हमारे साथ हैं। खुर्रम मंजूर साहब, विकेट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए 243 एक मामूली टारगेट लगता है। क्या समझते हैं कितने ओवर्स में न्यूजीलैंड इसको कर सकता है या हम न्यूजीलैंड को कंटेन कर सकते हैं? कितनी बड़ी जिम्मेदारी बॉलिंग एंड पर होती है? शाहीन शाह अफरीदी जो है शुरू में चल सकते हैं और जैसा कि बहुत तनकीद हो रही है फहीम अशरफ पर, आज उनका भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखिए बॉलिंग तो फेज में है ही ना आपके, अब बॉलिंग के ऊपर आ गया है टोटल। और जिस तरह की ड्राई कंडीशन है मुझे नहीं लगता कोई आइदर कोई एक्सेप्शनल कोई स्पेल लग जाए शाहीन का या नसीम शाह का या अबरार का, क्योंकि ये ऐसे हैं जो गेम चेंजर हैं। और उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे ये इन तीनों में से कोई एक 5 आउट करे और पाकिस्तान मैच जीते, जो कि बज़ाहिर प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल दिख रहा है क्योंकि जितनी कैलकुलेटेड बैटिंग वो लोग कर रहे हैं, स्पेशली उनके टॉप 4 बैट्समैन, वो कोशिश करते हैं कि पूरे 50 ओवर्स खेलें। उनकी प्लानिंग देखने वाली होती है, वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट जिस तरह कर रहे होते हैं कि शुरू में भले डॉट बॉल हो रही होती है या बॉल्स डॉट के साथ बाउंड्री नहीं आ रही होती है तो वो पैनिक होकर विकेट थ्रो नहीं करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि बैड बॉल्स का या बॉल की शाइन पुरानी होने का इंतज़ार करते हैं। जिस तरह अमूमन 7-8 ओवर के बाद बैट पे नया बॉल आना शुरू हो जाता है, उसमें बैट्समैन भी सेट होते हैं, मगर उस तक आपको रुकना पिच पे बहुत ज़रूरी है जो बेसिक बैट्समैनों की होती है। तो वो दोनों मैचों में दिखी है और करने को हर चीज़ हो सकती है। अगर हम 250 पे आउट हो सकते हैं तो वो भी हो सकते हैं, मगर वो करना पड़ेगा। तो आई होप के शाहीन परफॉर्म करे, आई होप के नसीम शाह अबरार करें और बनता भी है। ट्राई नेशन कप का फाइनल है, जीतेंगे, एक खुशी की लहर आएगी। तो आई होप, उम्मीद ही अच्छी कर सकते हैं आप, यकीनी तौर पर उम्मीद अच्छी भी करनी चाहिए। जी, उम्मीद तो अच्छी ही करनी चाहिए, मगर उसके लिए आपको तैयारी भी अच्छी करनी चाहिए ना। उम्मीद से काम थोड़ी होता है। अगर उम्मीद से सर काम होता तो पूरी दुनिया फिर ये उम्मीद ही लगा के बैठी होती। हमारे में ये कल्चर बड़ा कॉमन है, हम लोग उम्मीद ज़्यादा लगाते हैं, काम कम करते हैं। आपने टीम सिलेक्शन ही गलत की है, फिर हम बोलते हैं कि उम्मीद अच्छी लगाएं, तो वो बनती नहीं है सर। सही, ना सिर्फ टीम सिलेक्शन गलत है, आपकी नज़र में प्लानिंग भी नहीं है। अब पाकिस्तानी टीम प्लानिंग क्यों नहीं करती? अब बॉलिंग में हमें क्या प्लान करना चाहिए? हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? किस तरह हम न्यूजीलैंड को कंटेन कर सकते हैं? कोई इसके लिए कोई गुर, कोई तरीका, कोई टेक्निक? देखें, बेसिक थिंग तो यही है, इस तरह के लो स्कोरिंग मैच में तो आप आउट करते हैं तो मैच में वापस आते हैं, तो इसमें आपको अटैकिंग ऑप्शन बचता है। अच्छे एरियाज में बॉल करना और बाउंड्रीज के बगैर ओवर निकालना, क्योंकि दोनों तरफ से नई बॉलें 50 ओवर्स में आपको एडवांटेज होता है कि स्पेशली शुरू के 7 से 8 ओवर के नए बॉल पे अगर 2-3 आउट हो जाते हैं या 2 आउट हो जाते हैं तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा पैनिक होता है, बैटिंग लाइनअप जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पे चली जाती है। तो आई होप कि ये ऊपर से 1-2 आउट करें और वो उनको थोड़ा सा हम तंग करें कि भाई अभी आपकी एवरेज जो है वो 5 से 6, 6 से 7 और या 8-9 की एवरेज पे लेके जाएं। क्योंकि देखें, अगर आप अटैकिंग ऑप्शन नहीं रखेंगे तो रन ईजी होते रहें, क्योंकि नया बॉल दोनों तरफ से है, टाइम होता है, 5 लड़के सर्किल के अंदर होते हैं थ्रू आउट 40 ओवर तक, तो उसमें रन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उम्मीद यही है कि नए बॉल पे ही आपको आउट करने। अगर ये मैच जीतना है तो आपको ऊपर से एटलीस्ट 2 प्लेयरों को आउट करना है, अंडर 10, अंडर 25, ताकि वो आप लोग मैच में आए, वो स्ट्रगलिंग फेस में दिखें। अदरवाइज मुझे नहीं लगता अगर आपने ऊपर से 10 ओवर में 2-3 आउट किए तो ये मैच 40 ओवर तक जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम मंजूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और सलीम खालिक साहब आप भी प्रोग्राम का हिस्सा थे और अपनी राय दे रहे थे। अब देखते हैं कि गेम चेंजर कौन साबित होगा। तमाम जिम्मेदारी बॉलिंग पर आयद होती है। अपने मेजबान अदील रिजवी को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।